नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। यहाँ से एक प्रश्न तो आपको देखने को हर एक एग्ज़ाम में मिल ही सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम कैसे इसको याद रख सकते हैं, उन सब पर आज हम देखेंगे किस तरीके से हमें इन्हें याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखने को इतना लेंदी लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। विश्वास कीजिएगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इसमें से तो मैक्सिमम तो याद ही हो जाएगा। कुछ एक को ही आपको रटना है, बाकी आपको मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए कि संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं वो होती क्या है। देखिए, संविधान में आपको 3 तरीके के शब्द मिलेंगे, 3 तरीके के कीवर्ड होते हैं। एक होता है आपका पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग हिंदी में। दूसरा होता है आपका अनुसूचियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। तीसरा आपका होता है अनुच्छेद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। तो ये अब है, तीनों ये चीज़ें हैं क्या। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान क्या है, एक किताब है। तो सपोज कीजिए कि ये एक संविधान है हमारा, वो भी एक बुक है, ये भी एक बुक है। तो जैसे ही आप कोई पेज ओपन करते हो, बुक का फर्स्ट पेज, तो कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। उसमें क्या रहता है, किसी राइटर के बारे में, जो राइटर है उसके बारे में, बुक में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा। तो उसका विषय सूची, मतलब राइटर के बारे में मिलता है हमें, तो उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। संविधान की लैंग्वेज अगर हम बात करें तो संविधान में भी जो लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, उसको हम बोलेंगे प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। क्या क्या हमें मिलेगा संविधान में, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है, ठीक है। मतलब संविधान का जो एक सार है वो उसमें इंक्लूड है। उसके बाद जैसे हम अपना फिर 2-3 एक पेज हम फोल्ड करेंगे, जब हम पलटेंगे तो हमें कुछ लिस्ट मिलती है, ठीक है। वहाँ पे क्या रहेगा, चैप्टर का नेम रहेगा और बगल में पेज नंबर लिखा रहेगा। जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 कितने पेज में है, तो 1 से 5 का पेज में है। तो संविधान की अगर मैं बात करूँ तो संविधान में चैप्टर जो है वो आपका हो जाता है भाग। संविधान में अगर जो चैप्टर है वो हो जाएगा आपका भाग, ठीक है। तो टोटल अभी 22 भाग है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर, मतलब बुक में अगर बात करें तो इसको हम चैप्टर कहते हैं, संविधान में इसे हम भाग कहते हैं, ठीक है। अब ये पेज नंबर मान लेते हैं, चैप्टर जो है ये 1 से 5 के बीच में है, पेज नंबर 1 से 5 के बीच में है। तो संविधान में जो पेज नंबर है उसको हम लोग बोल देते हैं आर्टिकल, कि कितने आर्टिकल में है, तो भाई 1 से 5 के आर्टिकल में है, ठीक है। आर्टिकल कितने हैं वर्तमान में, हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद कितने हैं अभी, तो अनुच्छेद अभी हो गए हैं 395 मूल संविधान में थे, और अभी जो है वो 400 से प्लस हो गए हैं, मतलब 400 से ज़्यादा हो गए अभी, ठीक है। संविधान जब बना था तब 395 थे। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें जब इसमें हो जाती हैं तो लास्ट में भी कुछ आपको 1-2 लिस्ट मिलता है देखने को। बुक में जैसे कहीं पे आपने देखा होगा कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पे स्टार मार्क करके रेफ़र कर दिया जाता है कि यहाँ पे आप देख लें, लास्ट में देख लें, या फिर हैज करके रहेगा वो देख ले, लास्ट में देख ले, ऐसे करके बुक में रहता है ना कहीं कहीं पे स्टार मार्क। फिर हम नीचे में देखते हैं कि हाँ उसका क्या मीनिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं वो संविधान में ना लास्ट में एक लिस्ट बना के रख दी गई थी, ठीक है। जो चीज़ें छूट गई थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते थे, क्योंकि संविधान हमारा ऑलरेडी बहुत बल्कि और बहुत ही विस्तृत संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, तो और मोटी हो जाती। इस वजह से हमने उसको लास्ट के जो 8-10 पेज है उसमें हमने एक लिस्ट बनाया और उसमें इन सारी चीज़ों को लिख दिया। तो ये जो हमने लिखा उसी को हम कहेंगे यहाँ पे क्या, अनुसूचियाँ। और ये अनुसूचियाँ जब संविधान बन के तैयार हुआ था, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस वक्त जो थी वो हमारे पास 8 अनुसूची थी, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 12 अनुसूची है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 अनुसूची हमारे पास है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस वक्त 8 अनुसूची थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि अनुसूची, भाग और अनुच्छेद किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम इनको देखना है, हमको ये है इसमें कि हमको इसको याद कैसे रखना है। सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि हमको इसको याद कैसे रखना है। 12 अनुसूची हैं, अब 12 के 12 आपको एक क्रम से याद होने चाहिए। सिंपल सा प्रश्न यहाँ से पूछता है आपसे कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है अनुसूची। प्रथम अनुसूची जो हमारा है उसमें आपको बताया गया है कि राज्य के बारे में और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मान लो कल को हमने कोई एक नया राज्य बनाया तो हमें इस प्रथम
अनुसूची में उसको चेंज करना होगा, जितने राज्य हैं उसमें एक और ऐड करना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे प्रथम अनुसूची हो, चाहे प्रथम भाग हो, चाहे प्रथम अनुच्छेद हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट शेड्यूल हो, फर्स्ट पार्ट हो या फर्स्ट आर्टिकल हो, तीनों में पहला में जो मिलेगा वो हमको मिलेगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तीनों के पहले वाले जो पहला अनुच्छेद बोल सकते हैं, या पहला हम अनुसूची बोल सकते हैं, या पहला हम भाग बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों में आपको जो प्रथम है उसमें मिलेगा आपको राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा और तीसरा। तो ये दूसरा और तीसरा को आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा में है आपका वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, जो संवैधानिक पद होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। कहने का मतलब है कि जो संविधान के जो पद पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे फिर गवर्नर हो गए, तो इन सब का जो वेतन कितना मिलेगा, उनको भत्ते कितने मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था क्या रहेगी, कितना उनको मिलेगा, ठीक है, किस तरीके की उनको सुविधा मिलेगी, वो सारा का सारा जो है वो दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका, ये नहीं किसी आम इंसान का जो रेलवे में जॉब कर रहा है उसको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नहीं, केवल संवैधानिक पद जो है उसको। उसके बाद तीसरी अनुसूची में हमारा है शपथ। ठीक है, जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे जिनको वेतन और भत्ते मिल रहे हैं, उनको हम शपथ दिलवाएंगे कि आप अपने काम को निष्ठापूर्वक करेंगे, विधि के समक्ष जो कानून है उनकी ये प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति कोई बनता है तो एक पेज होता है, उसको देख के वो पढ़ते हैं, वो शपथ लेते हैं। ठीक है, तो उनको ही हम यहाँ पे शपथ दिलवाते हैं। तो किस तरीके के शपथ होते हैं, 2 तरीके के शपथ होते हैं, वो यहाँ पे तीसरी अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो ये तीनों को हम कैसे याद रखेंगे, ये दोनों को साथ में कैसे हम याद रखेंगे। देखिए, वेतन और शपथ, जब हमारा जॉब लगता है सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में। ठीक है, कि हमें कितनी पैसे मिलेगी, कितना हमें अलाउंस मिलेगा, क्या मिलेगा, सुविधा क्या होगी। उसके बाद हम कोई काम करने को एग्री होते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा दो तब मैं ये आपका काम करूँगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में। तो दूसरा में आपका हो जाएगा वेतन, वेतन से संबंधित यानी पैसे से संबंधित है। उसके बाद जब मैं वो जॉब ले लूँगा तब वो हमसे शपथ लेगा कि हाँ आप जो है ये काम को अच्छे से करेंगे, अपना एक फॉर्म भरवाएगा, वहाँ पर डिक्लेरेशन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। तो पहले हम पैसे की बात करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम रखेंगे पैसे को यानी कि वेतन को। उसके बाद जो तीसरी अनुसूची है उसको हम रखेंगे शपथ। ठीक है, पैसे के बाद हम शपथ की बात करते हैं। तो दूसरा और तीसरा आपको इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद देखिए चौथी अनुसूची को कैसे याद रखेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। चौथा में है कि राज्यसभा में सीटों की बंटवारा। तो राज्यसभा में सीटों की बंटवारा मतलब कि क्या, राज्यसभा जो सांसद चुन के जाते हैं विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, खासकर दिल्ली और पुडुचेरी से, वहाँ से जो राज्यसभा कैसे चुन के जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यसभा के लिए हम वोट नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि हमारे द्वारा जो विधायक और सांसद हमने चुने हैं वो फिर राज्यसभा सांसद को चुन के भेजते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप राज्यसभा के लिए वोट करने गए, आप विधायक के लिए वोट करने गए होंगे, आप सांसद के लिए वोट करने गए होंगे, आप पंचायत चुनाव में वोट करने गए होंगे, लेकिन राज्यसभा के सांसद के लिए कहीं वोट करने नहीं गए होंगे। तो उनका चुनाव कैसे होता है, उनका चुनाव होता है, एक फॉर्मूला होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तरह, उसके दौरान वो उस तरीके से वो चुन के जाते हैं। ठीक है, तो वो अलग है, जब राज्यसभा हम पढ़ाएंगे सांसद के बारे में तब बताएंगे आपको वहाँ पे। तो चौथा में क्या है कि राज्यसभा में कितने राज्यों से कितनी राज्यसभा सांसद चुन के जाएंगे उनके बारे में। तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा में मतलब हर एक राज्य का कुछ वहाँ पे अपना हिस्सेदारी होगा कि मेरे राज्य से इतने जाएंगे। यूपी में जैसे कि 20 करोड़ आबादी है तो वहाँ से कुछ ज़्यादा राज्यसभा चुन के जाएंगे। गोवा में बहुत कम है तो वहाँ से 1 जाएंगे, 1 या 2 जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है तो कितने जाएंगे, वो सारा इस चीज़ में यहाँ पे चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। अब इसको याद कैसे रखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सीट, सीटों की बंटवारा, सीटों का बंटवारा। सीट यानी किसी भी तरीके का आप कुर्सी समझ लीजिए, ठीक ना, कुर्सी के लिए तो ये वो लड़ते हैं वहाँ पे बैठने के लिए तो लड़ते हैं। तो कुर्सी के कितने पाँव होते हैं, 4। तो इसका वर्णन कितने में है, 4 में है। ठीक है, चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है। उसके बाद हम आते हैं 5वां और जो छठा हमारा है इसको भी हम साथ में याद रखेंगे। 5वां और छठा को हम साथ में याद रखेंगे।
पांचवा और जो छठा है ना, इसमें जनजातियों के बारे में बात की गई है। जो हमारे भारत में जो SC ST हैं, जो पिछड़ी जाति हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो पांचवा और छठा में हमें याद रखना है कि जो पांचवा अनुसूची है उसमें जो जितने भी राज्य हैं भारत के, उन राज्यों में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनका जो है, हम कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक सेवा में विशेषता के तौर पे उनको एक छूट दी गई है प्रशासन में। ठीक है, कि देखिए आपने देखा होगा SC ST को एजुकेशन में, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, नौकरी वगैरह में उनको थोड़ी छूट मिलती है। ठीक है, तो ये उसका जो वर्णन है वो हमारा पांचवी अनुसूची में है। ठीक है, कि अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष प्रावधान दिया गया है आपको, प्रोविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ST एंड SC। ठीक है, उनको एक अलग थोड़ा सा रखा गया है हमसे, हर जगह पर उनको कुछ छूट मिलती है। तो पांचवा में तो आपको दिया गया है कि पूरे राज्य के जो जनजाति लोग हैं उनके बारे में, पांचवा में। लेकिन छठा में आपको याद रखना है कि केवल जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के जो जनजाति लोग हैं उनको भी विशेष छूट दी गई है। एक तो पूरे राज्य के जनजातियों को छूट दी गई है पांचवी अनुसूची के तहत, लेकिन जो छठा अनुसूची हमारा है उसमें जो हमारा उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनके जो जनजाति हैं उनको भी कुछ विशेष छूट दी गई है। अब ये जो राज्य हैं ना, इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे इनको हम याद रखेंगे। पूछ देते हैं एग्जाम में ऑप्शन देके कि किन राज्यों को छठी अनुसूची के तहत विशेष छूट नहीं दी गई है जनजाति को। ठीक है, तो कैसे इसको हम याद रखेंगे, थोड़ा आप इसको देख लें। देखिए, इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी तो वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था। तो मैं बता रहा था आपको कि जो ये 4 राज्य हैं उसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब ट्रिक होता है। आपको याद रखना है ATM में मनी, ATM में मनी, यानी कि ATM और फिर एक M। तो A से आपका हो जाएगा क्या, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, अगर हम मैप पे देखें हम, तो मैप में ये राज्य कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा पूर्वोत्तर भारत हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा भारत है। यहाँ पे आपका हो गया असम, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे आपका त्रिपुरा, यहाँ पे आपका मिजोरम। तो ये आपके जो नीचे के जो 4 राज्य हैं, ठीक है, यही इन्हीं के जो जनजाति हैं उनको विशेष छूट दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न बनता है कि कौन भारत के किस अनुसूची में, किन किन अनुसूची में जो जनजातियों के बारे में विशेष छूट। सॉरी दोस्तों, फिर से लाइट चली गई थी। आज पता नहीं संडे है और इतना लाइट क्यों कट रहा है पता नहीं मुझे, इसलिए मैं आमतौर पर रात को रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो संडे को है तो एक वीडियो डाल देता हूँ, समय भी रहता है संडे को। तो आप ये जो राज्य है ना, इसको आप याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। ATM में मनी, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मैप में भी मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पे वो स्थित है। ठीक है, अब जो हमारा आता है वो 7वां अनुसूची। अच्छा, ये मैं बता रहा था, प्रश्न बता रहा था आपको कि जो प्रश्न एक बनता है कि भारत के संविधान के कौन कौन सी ऐसी अनुसूचियाँ हैं जिसमें जनजातियों के लिए विशेष छूट दी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5वां और छठा, क्योंकि देखिए 5वें में भी जनजातियों के बारे में बात की गई है और छठे में भी जनजातियों के बारे में ही छूट दी गई है, लेकिन केवल इन 4 राज्यों के जनजातियों के छूट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 7वां जो हमारा अनुसूची है, इसमें आप क्या है हमारा, तो आपको पता है कि जो सरकारें होती हैं वो 2 स्तर की होती हैं। एक होता है केंद्र स्तर की सरकारें, ठीक है, एक होती है राज्य स्तर की सरकारें। राज्य में एक सरकार, केंद्र में एक सरकार। तो कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों में टकराव होता है कि हम किस सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाएगा, किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पे कानून कौन बनाएगा। मान लो कि जैसे रेलवे है, तो रेलवे तो केवल केंद्र पे तो चलती नहीं है, वो तो कहाँ, दिल्ली, मतलब दिल्ली में तो नहीं चलती, वो पूरे राज्य में चलती है, एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। तो वहाँ पे हर एक सरकार का, हर एक राज्य का क्या रहेगा, वो अपने तरीके से उस पर कानून बनाएंगे। तो इस तरीके से समस्या जब आने लगी तो ऐसा हुआ कि एक 3 तरीके के लिस्ट बनाए गए। ठीक है, 3 तरीके के विषय बनाए गए और उस विषयों में जितने भी विषय हैं उनको रख दिया गया कि इस विषय में राज्य सरकार कानून बनाएगी, इस विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और एक ऐसा भी एक लिस्ट बनाया गया जिसमें कि दोनों सरकारें कानून बनाएंगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो क्या है वो देख लेते हैं हम। संघ सूची वैसी, इसमें वैसे विषयों को रखा गया है जिसमें कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, राज्य सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जिसमें कि राज्य सरकार कानून बनाएगी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, टैक्स वगैरह हो गए, जो राज्य स्तर पे जो टैक्स लिया थी वो हो गए। तो जो ये राज्य सरकार के विषय हो गए, राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगी। उसके बाद समवर्ती सूची में आपका जो है दोनों
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगी। जैसे कि एजुकेशन, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब में बहुत सारे विषय हैं जिस पे कानून बनता है। तो कितने कितने विषय हैं वो भी पूछता है एग्जाम में। तो जो संघ सूची है ना, उसमें जब हमारा संविधान बना था तो उस वक्त 97 विषय थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 100 विषय ऐसे हैं जिस पे राज्य सरकार केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी कि 3 इसमें जो विषय हैं वो बढ़ चुके हैं। उसके बाद राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 ऐसे विषय थे जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन वर्तमान में मैं बात करूं तो ये 61 हो गए, यानी कि इसमें जो -5 मतलब कि 5 विषय को हटा लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची वैसी सूची है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों में मतभेद होता है, दोनों में टकराव होता है, तो जो केंद्र सरकार का कानून है वो मान्य होगा, ठीक है। तो इसमें जो मूल संविधान में जो सूची विषय था वो 47 था, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें +5 हो गया है, यानी कि 52 हो गया है, +5 बढ़ चुका है। तो वर्तमान वाला नहीं पूछता है, मूल संविधान में कितने थे वो पूछते हैं। तो मूल संविधान में 97 थे, संघ में राज्य में 66 थे और समवर्ती में 47 थे, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 7वीं अनुसूची स, और स से आपको याद रखना है संघ सूची, ठीक है। सूची स में स आ रहा है, देख सकते हैं स श। तो 7वीं में आपको याद रखना है कि सूची का उसमें जिक्र है। जितने भी 3 तरीके के सूची होते हैं आपका यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची। चलिए अब हम आते हैं अपने भाषा की ओर। जो 8वां है ये तो बहुत बारी पूछा है एग्जाम में, ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लेंगे। ये जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें भाषा का जिक्र है कि भारत में जितने भी भाषाएं हैं उनको संविधान में जगह दी गई है। जितने भी ऑफिस में काम होते हैं, जितने भी हर एक राज्य में अलग लैंग्वेज का यूज होता है, तो किन किन भाषाओं का संविधान में लिखा गया है वो सारे हमें 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। तो जब संविधान बना था तो उस वक्त 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 14 से जो 22 हुआ, कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, ये एग्जाम पूछता है। तो चलिए आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 21वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में। इसमें जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 14 से हो गए 15। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1992 में, ठीक है। इसमें आपका जोड़ा गया 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखना है नमक, न से आपको याद रखना है नेपाली, म से आपको याद रखना है मणिपुरी, और क से आपको याद रखना है कोंकणी। तो ये 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। संविधान संशोधन क्या होता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन में ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। आपको याद रखना है नमक से, कि नमक मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। नेपाली नेपाल में और यूपी बिहार में बोले जाते हैं, मणिपुरी आपका मणिपुर में, कोंकणी आपको साउथ में, सिंधी जो है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मतलब उधर वो जो स्टेट है पाकिस्तान से सटे हुए जो स्टेट है उधर, क्योंकि ये आमतौर पे सिंधी जो पाकिस्तान की लैंग्वेज है, पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती थी। तो पता है कि जो पाकिस्तान है वो कई भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो इस वजह से भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंधी भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जो है फिर हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 92 आपको याद नहीं रखना, याद आपको रखना है ये दोनों, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, 1 + 1 2 और 7 + 2 9। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जब वाजपेयी जी की सरकार थी। तो उस वक्त जो है यहाँ पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा बोर्ड मास मैथ में पढ़ा होगा बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास आपको याद रखना है इसी में 4 भाषाएं छिपी हुई हैं। कैसे, देखिए, ब से आपको याद रखना है बोडो, ठीक है। ड से आपको याद रखना है डोंगरी, म से आपको याद रखना है मैथिली, और स से आपको याद रखना है संथाली, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, स से आपको याद रखना है संथाली,
तो ये 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो हुआ था, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में ये 22 भाषाएं हमारे पास हैं। बोडो बोला जाता है आपको असम में, डोगरी बोला जाता है शायद जम्मू कश्मीर में, मैं श्योर न्यूज़ लेकिन चेक कर लीजिएगा, मैथिली बिहार में और संथाली झारखंड में। तो ये हमारे 22 भाषाएं हो गए। किन किन संविधान द्वारा जोड़ा गया था, किन संविधान संशोधन द्वारा, इसको भी पूछता है, ठीक है। और कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था ये भी पूछता है। यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय जो संविधान है उसमें 3 भाषाओं का जिक्र नहीं है। कौन कौन सा? इंग्लिश, ठीक है, भोजपुरी और राजस्थानी, ये 3 भाषाओं का जिक्र संविधान में नहीं है। तो कभी कभी ऑप्शन में छांटने दे देता है कि किस भाषाओं का संविधान में जगह नहीं मिली है। तो इंग्लिश, भोजपुरी और राजस्थानी को आपको याद रखना है कि इसका जो है संविधान में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम कि ये 8वीं अनुसूची में। तो देखिए भाषा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको पकड़िए आप। भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, क्या बन जाएगा? लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वर्ड उसको काउंट कीजिए, जो लेटर जो लिखे हुए हैं उनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। तो लैंग्वेज में 8 लेटर हैं, तो इसलिए इसका जिक्र जो है वो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जब संविधान बना था तो उस वक्त हमारे पास केवल 8 अनुसूची थी, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से संविधान संशोधन किया गया और इन 4 जो अनुसूचियाँ उसको जोड़ा गया, ठीक है। तो इनको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया पहले वो देखिए। जो 9वां हमारा अनुसूची है उसको जोड़ा गया था जब सबसे फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, पहला ही संविधान संशोधन हुआ था आपका 1952 में। उसमें यानी कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, ठीक है, 1951 में, इसमें जोड़ा गया हमारा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण कानून से साथ तात्पर्य क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत मुश्किल हो रही थी, क्या? फैक्ट्री बैठाने में, क्योंकि भारत की जो स्थिति थी वो बहुत उसमें ख़राब थी। हमारा जो इकॉनमी था वो बहुत ही गंदा हो गया था, बहुत ही ख़राब हो गया था। तो हमें उसे सुधारना था। तो सरकार को क्या चाहिए था कि सरकार जो है वो ज़मीन लेना चाह रही थी हमारे किसानों से, जो हमारे बड़े बड़े राजाएँ थे उनसे, उससे ज़मीन लेना था। तो वो बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ज़मींदारी प्रथा जो थी उनका कहना था कि ये ज़मीन हमारा है, हम आपको क्यों दें। तो सरकार को फैक्ट्रियाँ बैठाने में, इंडस्ट्री बैठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से एक आपका कानून लाया गया जिसको 9वीं अनुसूची में हमने रखा। इस कानून के तहत सरकार किसी की ज़मीन को अधिग्रहण कर सकती है और हम उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। कब तक? जब ये कानून आया था। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इस विषय में रखे हुए अगर कोई सरकार किसी ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो हम उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो जब ये कानून बना था तो उस वक्त नहीं दे सकते थे, लेकिन अभी हम दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसको चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी कि सरकार में ये देखा गया कि सरकारें अपने लाभ के लिए ज़मीन लेके उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी धांधली हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चुनौती इसको दिया जा सकता है किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसमें ही हमारा जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ दिया गया। अब आते हैं 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में है क्या? इसको जोड़ा गया था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें है दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि ये डेमोक्रेसी के लिए, ये कानून आने से पहले एक बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था राजनेताओं को और सरकारों को। होता क्या था कि जब कोई नेता या सांसद विधायक किसी पार्टी से जीत के आते थे तो वो क्या करते थे कि जहाँ उनको फ़ायदा दिखता, आज अभी भी आप देखते होंगे, जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है वो उस पार्टी में शामिल हो जा रहे थे। जैसे मैं अगर कोई एक्स पार्टी से मैंने चुनाव जीता, मैं वाई में चला गया, ठीक है, वाई में मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया, मैं जेड में चला गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि सरकारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक भी है, ठीक है। तो इस वजह से एक कानून लाया गया कि अगर आप जीतते हैं, मान लेते हैं कि मैं एक्स
पार्टी के तौर पे विधायक बनता हूँ और मैं चला जाता हूँ वाई में, तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, मेरे स्थान को रिक्त माना जाएगा। ठीक है, मैं चुनाव जीतने से पहले जितनी मर्जी पार्टी चेंज कर लूँ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर मैं पार्टी चेंज करता हूँ तो मैं अगर विधायक हूँ तो मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, याद रखेंगे। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 10 से 10, 10 से दल, यानी कि दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है। अब जो ये लास्ट के 2 बच गए, इसको हमको याद रखना है एक साथ। ये जो है 11वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और जो 12वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 93 भी, 1992-93। ऐसा इसलिए क्योंकि 92 में ये कानून बना था और 93 में पास हुआ था, तो कहीं कहीं 93 और 92 दोनों देखने को मिलते हैं। तो आप देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था आपका पंचायती राज, कि हर एक राज्य के जो पंचायत स्तर पे है वो कुछ एक सरकारें होंगी जिसको हम कहते हैं पंचायती राज। पंचायती राज में मतलब आपका 29 कार्य हैं। इसमें 29 कार्य से तात्पर्य यह है कि 29 तरीके के ऐसे कार्य हैं जो पंचायत स्तर पर सरकारें होती हैं उनको करना होता है, जैसे कि पशुपालन हो गए, सड़क हो गए, ठीक है, साफ़ सफाई हो गई, नालियाँ बनवाना हो गया, ये सब पंचायतों का काम है। जो पंचायत हमारा सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 12वीं अनुसूची में है आपका नगर पालिका। नगर पालिका शहरों के लिए होती है, मेयर वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, पंचायत में होते हैं मुखिया, जिला परिषद, ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य, नगर पालिका में मेयर वगैरह होते हैं। तो नगर पालिका में 18 कार्य हैं। इसमें भी वही सरकार मतलब कि जो शहरों में जो नालियाँ होती हैं उनकी साफ़ सफाई का काम देखना, जल निकासी का प्रॉब्लम, पेयजल की व्यवस्था, सड़कें वगैरह का थोड़ा ठीक करवाना, ये सब आपका नगर पालिका के अंतर्गत आता है। तो इसको हम जैसे म्यूनसिपैलिटी भी कहते हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में ये जोड़ा गया था। तो इस तरीके से जो है आपको वो याद रखना है। प्रथम में है आपका केंद्र और राज्य सरकार के बारे में जानकारी, दूसरा में है आपका वेतन, तीसरा में है आपका शपथ, चौथा में है आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवा और छठा में है जनजातियों के बारे में, सातवां में है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आठवां में हम करते हैं अपनी भाषा की बात, नौवां में है हमारा भूमि अधिग्रहण बिल, 10वां में हमारा 10 से 10, 10 से दल बदल, 11वें और 12वें में है आपका पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, यानी कि नगर पालिका। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से पढ़ें। डेफिनेटली कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा और याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सिंपल सा प्रश्न बनता है कि उठा के पूछ देगा आपसे कि 8वीं अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो यहाँ से तो 1 नंबर तो मेरा तो श्योर हो ही जाएगा अगर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ शेयर को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।